U104 हिंदी। अध्याय 1031 उल्कापिंड _3 एमएम। मुहुआ ने सिर हिलाया। एल्डर हॉर्न की आंखों में कुछ उदासी और चिंता झलक रही थी। चांगहुआई छोटी उम्र से ही अनाथ था, हमेशा अकेला रहता था। बेशक जब उसके माता पिता जीवित थे तब भी वह अकेला था। एल्डर हॉर्न ने ध्यान से सोचा, फिर निष्कर्षतः कहा, उनका एकाकी स्वभाव जन्मजात होगा, अन्य चीजों से असंबंधित। लेकिन माता पिता के बिना रहना और कुछ बदमाशी सहना हमेशा अपरिहार्य होता है। उस समय उसकी चचेरी बहन तुम्हारी चाची वान अक्सर उसकी देखभाल करती थी। बचपन से ही चांगहुआई सिर्फ अपनी चचेरी बहन की बात सुनता था। अब जब वह बड़ा हो गया है, 100 साल से अधिक का हो गया है, वह अभी भी दूसरों के प्रति उदासीन है, लेकिन वह वानर के मामलों के बारे में गहराई से परवाह करता है। मुहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, एल्डर हॉर्न ने फिर आह भरी, मैं बस यही चाहता हूं कि उसे कोई साथी मिल जाए, वह अपना ठंडा और एकाकी स्वभाव बदल दे, वरना देर सवेर। एल्डर हॉर्न ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहों में उदासी छाई हुई थी। मुहुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, एल्डर हॉर्न, चिंता मत करो, जब भी संभव होगा मैं अंकल गू से बात करूंगा। एल्डर हॉर्न काफी आश्चर्यचकित हुए और हंसे। अच्छा, अगर आप उसे एक साथी खोजने के लिए राजी कर सकते हैं तो मैं। एल्डर हॉर्न ने एक पल के लिए सोचा, फिर वादा किया, मैं भविष्य में आपके लिए एक सुंदर युवती ढूंढूंगा। मुहुआ आश्चर्यचकित होकर शर्मा गया, मैं अभी भी जल्दी है। मुहुआ को इस मनमोहक शर्मिंदा अवस्था में देखकर एल्डर हॉर्न खिलखिलाकर हंसे, तो जब समय आए तो मुझे बता देना कि तुम क्या चाहती हो। अगर मैं कर सकूं और यह बहुत ज्यादा अजीब न हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम, मुहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की। एल्डर हॉर्न गू परिवार के एक एल्डर थे जो अपनी गहन साधना और वरिष्ठता के लिए जाने जाते थे। फिर भी वे बहुत मिलनसार और गपशप के शौकीन थे, यहाँ तक कि वे विशेष रूप से विवाह संबंधी संबंध बनाने में रुचि रखते थे। मुहुआ ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि दुनिया में वास्तव में सभी प्रकार के बुजुर्ग हैं। कुछ समय बाद एल्डर हॉर्न को अन्य मामलों के कारण वहां से जाना पड़ा। लेकिन मुहुआ ने मन ही मन सोचा, जब अग्नि बुद्ध ने आत्मा विनाश किया तो अंकल गू ने उसे बचाया था। उसके पिता और माता हमेशा उससे कहते थे, एक छोटी सी दयालुता का बदला एक बुदबुदाते झरने की तरह चुकाया जाना चाहिए। 100 फ्लावर वैली की महिला प्रशिक्षक को सिस्टर कियान कियान से पूछना चाहिए कि जब वह खाली हो तो क्या वह कोई जानकारी प्राप्त कर सकती है। चाचा गू के जीवन भर के मामले, उसे उसके लिए कुछ चिंताएं लेनी चाहिए। मुहुआ ने सिर हिलाया। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई अवसर नहीं दिख रहा था। वह सांप्रदायिक स्कूल शुरू होने तक प्रतीक्षा करते, फिर जब वे एक साथ काम कर रहे होते तो सिस्टर कियान कियान से पूछते। उसके बाद मुहुआ ताइक्सू गेट पर लौट आया। इस वर्ष वह संप्रदाय में रहेंगे। यद्यपि ये थोड़ा अकेला था, फिर भी शांतिपूर्ण था, और अगर वह कभी ऊब जाए तो वह पास के ताइजू शहर की यात्रा कर सकता है। ताइक्सू गेट के निकट निर्मित ताइक्सू शहर, जहां अनेक किसान रहते हैं, नए साल के दौरान चमकीले ढंग से सजाया गया था और वहां काफी चहल पहल थी। यहाँ की कुछ रीति रिवाज भी ली राज्य से पूरी तरह भिन्न थी। इसके अलावा मुहुआ ने अपना अधिकांश समय फायरबॉल फॉरबिडन स्किल पर शोध करने और उसे पूर्ण करने में बिताया, जिसे उन्होंने शुरू में उल्का अग्नि कौशल से सुधारा था। राक्षसी पद साधना का सच्चा मैनुअल उसकी भंडारण अंगूठी के अंदर रहा, लेकिन संप्रदाय के भीतर जाकर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। संप्रदाय ने किसी भी शिष्य को दानव साधक की साधना तकनीक, दुष्ट कौशल या विदेशी कौशल को संप्रदाय में लाने से प्रतिबंधित कर दिया। यदि इसका पता चल गया तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि मुहुआ ने इसे गुप्त रूप से लाया था, लेकिन उसने भी इसे संप्रदाय में पढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने ये भी संदेह किया कि संप्रदाय के अंदर शैतानी शक्ति और राक्षसी क्यूई का पता लगाने के लिए अन्य तरीके भी हो सकते हैं, ताकि शिष्यों को गुप्त रूप से दुष्ट कौशल विकसित करने और भटकने से रोका जा सके। तुलनात्मक रूप से निषिद्ध कौशल को अधिक सुरक्षित माना जा सकता है। आखिरकार मुहुआ जिस निषिद्ध तकनीक का अध्ययन कर रहा था, उसमें केवल मंत्र सिद्धांत शामिल थे और इसमें दुष्ट पथ की कोई भी प्रथा शामिल नहीं थी। मुहुआ ने अपने फायरबॉल फॉरबिडन कौशल का अध्ययन, अनुकूलन और परिशोधन जारी रखा। वह अधिक शक्ति की तलाश में नहीं था, क्योंकि बिजली पहले से ही पर्याप्त थी। अब उसे कौशल पैटर्न में अधिक स्थिरता, समलन पर नियंत्रण खोने के जोखिम को कम करने और कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति की खपत को कम करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार यह मंत्र पुनर्तः स्थिर हो जाता है।
आगामी दिनों में लगभग दसियों संशोधनों और सैकड़ों समायोजनों के बाद आध्यात्मिक शक्ति का समग्र प्रवाह और कौशल पैटर्न की आंतरिक संरचना बहुत स्थिर हो गई थी। मोह हुआ इसे और अधिक परखना चाहता था। जिस प्रकार व्यक्ति को संरचना ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार मंत्रों के लिए भी यही बात लागू होती है। ताइक्सू गेट के अंदर मंत्रों का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त स्थान स्वाभाविक रूप से दाव कक्ष था। यहां तक कि नए साल के दौरान भी दाव कक्ष में बुजुर्ग ड्यूटी पर मौजूद रहते थे, और यह एल्डर यी थे जिनसे मोह हुआ काफी परिचित थे। दाव कक्ष में पहुंचकर और एल्डर यी को देखकर मोह हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एल्डर, क्या आप नए साल के लिए अपने कबीले में वापस नहीं जा रहे हैं? चाय की चुस्की लेते हुए एल्डर यी ने अपना सिर हिलाया। मैं वापस देखने गया था, इतना ही काफी था। कुल में इतने सारे लोग होने के कारण उन्हें मेरी तरह किसी की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन संप्रदाय के लिए यह अलग बात है। और हाँ, ये जगह घर से कहीं ज्यादा शांत है। मेरी उम्र में एक शांत जगह किसी भी चीज से बेहतर है। एल्डर यी ने बहुत भावुक होकर बात की। मोह हुआ ने धीरे से पूछा, एल्डर यी, आपकी उम्र क्या है? मैं, बुजुर्ग यी ने लगभग अपनी उम्र का एहसास होने दिया, लेकिन हिचकिचाए। इसके बारे में मत पूछो, एल्डर यी ने कहा, फिर अपनी भौहें उठाई। इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मंत्रों का अभ्यास कर रहे हो? मोह हुआ ने सिर हिलाया। नए साल के दिनों में वह अपने कबीले में लौटने के बजाय वहीं रुककर अपने मंत्रों का अभ्यास करता था। एल्डर यी को तुरंत मोह हुआ के साथ बहुत करीबी संबंध महसूस हुआ। आगे बढ़ो, अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन लो। धन्यवाद, एल्डर यी, मोह हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर दाव कक्ष में चला गया। कुछ कदम चला, फिर वापस मुड़ गया। उल्कापिंड महान प्रायोजक स्वर्गीय अमर 1000 वर्षीय सम्राट के लिए धन्यवाद _4। एल्डर यी हैरान हुए, क्या बात है? ओम, मोह हुआ ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, बड़े, क्या मैं मंत्रों का अभ्यास करने के लिए फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज दाव रूम में जा सकता हूँ? फाउंडेशन की स्थापना अंतिम चरण में। एल्डर यी थोड़ा चौंके और मोह हुआ को बड़ी सावधानी से घूरते हुए बोले, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ये कुछ खास नहीं है। मोह हुआ मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज दाव रूम थोड़ा सुरक्षित है। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण दाव कक्ष भी सुरक्षित था। असुरक्षित आप हैं, तारांकन, एल्डर यी ने मन ही मन सोचा। ये छुट्टियों का मौसम है, अपने आप पर नियंत्रण रखें, खतरनाक चीजों के साथ खिलवाड़ न करें। एल्डर यी ने बुदबुदाया। हम निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल सुरक्षित है, मोह हुआ ने वादा किया। ठीक है, आगे बढ़ो, एल्डर यी ने उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। मोह हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, एल्डर यी। एल्डर यी के निर्देशों का पालन करते हुए मोह हुआ एक अपरिचित दाव कक्ष में प्रवेश कर गया। अंदर रखे गए मंत्र प्रशिक्षण पुतले अधिक उन्नत थे, जो दुर्लभ सामग्रियों से बने थे, अधिक मजबूत सुरक्षा के साथ थे, तथा अधिक जादुई रक्षात्मक संरचनाओं से सुसज्जित थे। इसी तरह पूरे कमरे की दीवारों को उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी संरचनाओं से सुदृढ़ किया गया था। एक बार जब मोह हुआ ने दाव कक्ष में प्रवेश किया तो एल्डर यी ने अपनी नजरें दाव कक्ष पर गड़ाए रखीं और दूर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसे डर था कि अगर उसने पलकें झपकाईं तो एक और नाटकीय बूम होगा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। इसका परिणाम ये होगा कि मोह हुआ और जादू का पुतला परस्पर घायल हो जाएंगे। यदि पुतला क्षतिग्रस्त हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मोह हुआ घायल हो गया तो न केवल ये छुट्टियों का मौसम बर्बाद हो जाएगा, बल्कि एल्डर यी का मानना है कि अगला साल भी शांतिपूर्ण नहीं होगा। सौभाग्य से काफी समय बाद दाव कक्ष से कोई विसंगति नहीं आई। मोह हुआ मंत्रों का उचित अभ्यास करता हुआ दिखाई दिया। केवल तभी एल्डर यी को अंततः राहत मिली। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह अत्यधिक चिंतित हो रहे थे। फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में किसी ने गलती से कौशल पैटर्न को ध्वस्त कर दिया और एक दाव कक्ष को नष्ट कर दिया, जो पहले से ही अपमानजनक था। तारांकन, लेकिन चाहे ये कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेट स्टेज दाव रूम को उड़ा देना संभव नहीं होना चाहिए। तारांकन, एल्डर यी को फिर से आराम महसूस हुआ। वे अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए दुर्लभ शांति का आनंद ले रहे थे। दाव कक्ष के अंदर मोह हुआ ने वास्तव में कोई और खतरनाक प्रयोग करने से परहेज किया। यदि उसने ध्यान नहीं दिया और खुद को घायल कर लिया तो एल्डर यी भी अपनी छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाएंगे। तारांकन, मोह हुआ एल्डर यी की कठिनाइयों के प्रति काफी सहानुभूतिपूर्ण था।
उन्होंने आग के गोले बनाने के लिए पहले से ही कई बार परिष्कृत और स्थिर की गई निश्चित तकनीक संरचना का ही अनुसरण किया। दोहरी तकनीकें एक साथ काम करती थीं तथा एक ही मूल के अग्निगोलों को एक साथ मिला देती थीं। दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके प्रबल दबाव डालते हुए उसने आग के गोलों को तीव्र गति से टकराकर संपीड़ित किया, जिससे कौशल पैटर्न का पतन शुरू हो गया। इससे आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिलन हुआ, जिससे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण एक बिल्कुल नया छोटा आग का गोला बना। अग्नि के गोले पर अग्नि आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई और लावा की तरह कुंडलित होकर तीव्रता से संघनित होकर एक समान हल्के बैंगनी रंग का आभास देने लगी। इस अग्नि गोले की शक्ति उसके द्वारा प्रारंभ में किए गए अनियंत्रित अग्नि गोला निषिद्ध कौशल से भी कम थी। इसकी शक्ति भी अग्नि बुद्ध की छाती में छेद करने वाले से कम थी। फिर भी इसके खतरे का स्तर न्यूनतम तक कम कर दिया गया। जादू स्वयं कहीं अधिक प्रबंधनीय हो गया। मंत्र उच्चारण की गति भी बहुत बढ़ गई। जादुई लड़ाइयों में मोहुआ के पूर्व अनुभवों के आधार पर पुनर्तः नियंत्रणीय मंत्रों ने वास्तविक युद्ध में अधिक सटीकता और कुशलता प्रदान की। तारांकन: यदि किसी मंत्र में नियंत्रण खोने का जोखिम हो तो वह दोधारी तलवार होगी। तारांकन: किसी को मारने की कोशिश में आप स्वयं को भी मार सकते हैं। तारांकन: इसलिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जानबूझकर मंत्र की शक्ति को कम कर दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत को न्यूनतम कर दिया। बदले में उससे मंत्र पर अधिक सटीक, तीव्र और संयमित नियंत्रण प्राप्त हुआ। मोहुआ ने मन ही मन सोचा, सबसे पहले स्थिरता और सुरक्षा। तारांकन: एक बार जब वह इस निश्चित तकनीक में पूर्णता प्राप्त कर लेगा तब वह धीरे धीरे इसकी बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर सकेगा। तारांकन: कौशल पैटर्न पतन के गहरे स्तरों के माध्यम से वह आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन का उपयोग कर सकता था। तारांकन: और इस निश्चित तकनीक की अंतिम क्षमता का पता लगाएं। तारांकन: लेकिन उससे पहले एक अहम मुद्दा बाकी था। उन्हें इस फायरबॉल निश्चित कौशल के लिए एक नया नाम खोजने की जरूरत थी। उल्का अग्नि कौशल निश्चित रूप से प्रश्न से बाहर था। ये नाम अग्नि बुद्ध की निश्चित तकनीक से संबंधित था और इसका उल्लेख मात्र करने से ही किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को संदेह हो सकता था। फायरबॉल तकनीक भी काम नहीं करेगी, ये बहुत सामान्य लग रहा था। निषिद्ध अग्नि गोला तो और भी बुरा होगा। यह उसके माथे पर निषिद्ध का लेबल चिपकाने के समान होगा, जो व्यावहारिक रूप से सभी को जानने के लिए विनती कर रहा है। मोहुआ अपने हाथ में पिघले हुए लावा जैसे दिखने वाले छोटे से आग के गोले को घूरता रहा और काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। आग का गोला सम्मिलन जिसके अंदर उल्कापिंड की आग समाहित है। तो इस निश्चित तकनीक का नाम होगा मिनी उल्का कौशल। मोहुआ ने खुद को सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अल्पविराम। छुट्टियां जल्दी बीत गईं। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। ताइक्सू गेट में कक्षाएं पुनः शुरू हो गईं। जिन शिष्यों ने अभी अभी उत्सव समाप्त किया था वे संप्रदाय में लौट आए। उनके चेहरे थकान और उदासी से भरे हुए थे, वे पूरी तरह से अनिच्छुक लग रहे थे। ताइक्सू गेट जो एक महीने से शांत था फिर से जीवंत हो गया। यह मोहुआ का ताइक्सू गेट में अध्ययन का दूसरा वर्ष था। एक वर्ष की साधना के बाद अधिकांश शिष्यों ने धीरे धीरे संप्रदाय की जीवनशैली को अपना लिया। इसके बाद वे औपचारिक रूप से संप्रदाय की संरचित प्रणाली में एकीकृत होना शुरू कर देंगे। सेमेस्टर के कई दिनों बाद ताइक्सू संप्रदाय के मास्टर की स्वीकृति के तहत शिष्यों के इस नए समूह को अंततः उनके ताइक्सू टोकन मेरिट पॉइंट्स की अनुमति मिल गई। वे अब कार्यभार संभालना शुरू कर देंगे। योग्यता अंक विशेषाधिकार दिए जाने के बाद शिष्य स्पष्ट रूप से व्यस्त हो गए। वे कुलीन परिवारों में पैदा हुए थे और उनके पास दाव साधना के लिए आत्मा पत्थरों जैसे संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ दुर्लभ विरासत, संप्रदाय के भीतर प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि आंतरिक द्वार पर पद, ये सभी चीजें थीं जिनके लिए उन्होंने प्रयास किया। यह अपने आप में एक प्रकार की अदृश्य प्रतिस्पर्धा थी। जिसके पास अधिक योग्यता अंक होते थे वह संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक होता था और इस प्रकार संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा उसे अधिक मान्यता प्राप्त होती थी तथा शिष्यों के बीच उसका प्रभाव अधिक होता था। हर कोई स्वर्ग की गौरवशाली संतान था, भले ही वे ऊपरी तौर पर विनम्र थे, साथ ही संप्रदाय के सदस्यों के सौहार्द को महत्व देते थे, लेकिन उनके दिल में कोई भी वास्तव में दूसरे को स्वीकार नहीं करता था। योग्यता अंक अर्जित करने में न केवल स्वयं का हित शामिल था, बल्कि साथ ही शिष्यों के बीच सम्मान भी शामिल था। उनकी उम्र में चेहरा रुचि से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।
इसलिए जब भी शिष्यों को खाली समय मिलता, वे उत्सुकता से विभिन्न इनामों को प्राप्त करते तथा योग्यता अर्जित करने के लिए खोज पूरी करते। इससे मोहुआ को कुछ समय के लिए परेशानी हुई। सामान्यतः वह दोपहर को अपना भोजन समाप्त कर लेता था और घास पर आराम कर सकता था, अपने संप्रदाय के साथियों के साथ धूप सीख सकता था और बातचीत कर सकता था। लेकिन अब जब मेरिट पॉइंट्स उपलब्ध हो गए हैं तो सभी गायब हो गए हैं। चेंग मो गेट पर नजर रखने गया था। सीटू जियान सड़क पर झाड़ू लगाने गया था। झेंग फोंग ने खुद को गठन कार्यों में दफन कर लिया था। अन्य लोगों ने भी मेरिट अंक अर्जित करने के तरीके खोज लिए। जबकि मोहुआ अकेला रह गया था, वह कुछ अलग सा लग रहा था, मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। केवल छोटी यूएर ही धूप में उसका साथ देती थी, कभी कभी घास पर खुशी से लोट लगाती थी। शांगुआन परिवार में यूएर से अपेक्षा की जाती थी कि वह उचित आचरण करे और एक महान परिवार के शिष्य जैसा आचरण रखे, जो कि बहुत ही बाध्यकारी था। संप्रदाय में जब उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था तो वह बहुत अधिक जीवंत हो गया। यहाँ तक कि घास पर लौटते हुए भी कोई उसे डांटता नहीं था और मोहुआ उसे देखकर मुस्कुरा भी देती थी, जिससे यूएर बहुत खुश हो जाती थी। यूएर को कितना खुश देखकर मोहुआ को भी राहत महसूस हुई। जहां तक मेरिट पॉइंट्स का सवाल है, ऐसा नहीं था कि वह जल्दी में नहीं थे। बात बस इतनी है कि अब वह इन प्रवेश स्तर के कार्यों को महत्व नहीं देते। बेशक कुछ प्रारंभिक स्तर के कार्यों में भी उन्हें महत्व नहीं दिया गया, जैसे गेट पर नजर रखना, सड़कें साफ करना। यदि मोहुआ वास्तव में इसका अनुभव करना भी चाहे तो भी अन्य लोग उसे बहुत कमजोर समझेंगे और उसे कार्य करने नहीं देंगे। और अब भी उनके पास 1000 से अधिक मेरिट पॉइंट थे। ये वह था जो उसने पाप साधकों को पकड़कर, संरचनाएं बनाकर तथा फिर कुछ संरचनाएं खरीदने के बाद जो कुछ बचा था, इतने लंबे समय में इकट्ठा किया था। इसके अलावा अग्नि बुद्ध मामले के लिए मेरिट अंकों का एक और योग होना चाहिए। केवल ताओवादी न्यायालय के अधिकारी ही हमेशा इतने व्यस्त रहते थे, प्रक्रिया धीमी थी, नौकरशाही की अनेक बाधाएं थीं, यह अनिश्चित था कि इसका वितरण कब होगा। लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, 1000 से अधिक मेरिट पॉइंट भी एक बड़ी रकम थी। और अन्य संप्रदाय के शिष्यों को इन प्रवेश स्तर के कार्यों के माध्यम से इतने सारे मेरिट अंक एकत्रित करने में कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। मोहुआ को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले ही स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है, जबकि उसने अपने साथी संप्रदाय के शिष्यों को अभी भी असफल परीक्षाओं को फिर से देने के लिए संघर्ष करते देखा। लेकिन 1000 से अधिक मेरिट पॉइंट निश्चित रूप से उनकी भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, खासकर तब जब उसे अभी भी फॉर्मेशन सीखने की जरूरत थी। दुर्लभ संरचनाएं यदि महंगी हो जाएं तो अथाह गड्ढे में तब्दील हो जाएंगी। वर्तमान में फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ भाइयों और बहनों का अनुसरण किया था, साथ ही मिशनों पर ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों के साथ घुल मिल गए थे, द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तरीय प्रशिक्षणों को सीखने के लिए उन्होंने जो योग्यता अंक अर्जित किए थे वे थोड़े अधिशेष के लिए पर्याप्त थे। लेकिन भविष्य में द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सीखने के परिणामस्वरूप आय से अधिक व्यय हो सकता है। और क्या होगा यदि ताइक्सू गेट के भीतर परम संरचनाएं हों? अल्टीमेट फॉर्मेशन के लिए कितने मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होगी? मोहुआ ने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। इसलिए किसी भी मुश्किल दिन के लिए पहले से योजना बनाना और मेरिट पॉइंट्स बचाना अभी भी आवश्यक था। आखिरकार मेरिट अंक हमेशा कम से अधिक बेहतर थे। आराम की अवधि के दौरान मोहुआ अभी भी सीनियर सिस्टम मुरोग को खोजने के लिए गया था ताकि मिशन में शामिल होना जारी रख सके, लेकिन मुरोग कयुन क्षमाप्रार्थी दिख रहा था। जूनियर भाई, इस साल शायद हमारे पास मिशन पर जाने का समय न हो। मोहुआ दंग रह गया। मुरोग कयुन ने बताया, हम फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज के शिष्य रिफाइनिंग डेमन माउंटेन में प्रवेश करने जा रहे हैं। परिष्कृत दानव पर्वत। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि सीटू जियान ने पहले भी उससे इस बारे में बात की थी। कियानेक्स्यू राज्य की सीमा के भीतर एक शोधक दानव पर्वत था। पहाड़ पर कई राक्षस जानवर थे, जिनमें से कुछ दुर्लभ प्रजातियां थीं जिन्हें शक्तिशाली साधकों द्वारा जानबूझकर पकड़कर वहां रखा गया था। इसका उद्देश्य संप्रदाय के शिष्यों को वास्तविक युद्ध का अनुभव कराना, उनके ताओवादी कौशल को निखारना तथा राक्षसों का वध करने के लिए एक साथ काम करना था। क्या अंदर कई राक्षस जानवर हैं? हाँ, मुरोग कयुन ने कहा, परिष्करण दानव पर्वत विशाल है, जटिल भूभाग वाला है और इसमें कई राक्षस जानवर हैं। उनके शरीर में कई दुर्लभ सामग्रियां हैं जिनका उपयोग आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है।
क्या ये रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन हमारे ताइक्सू गेट से संबंधित है? मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा। मुरोंग कइयुन हंसा, नहीं, हमारे ताइक्सू गेट का प्रभाव छोटा नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी पूरे रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। परिष्कृत दानव पर्वत स्पष्ट रूप से संपूर्ण कियानिक्स्यू राज्य सीमा के अधिकार क्षेत्र में है, जिसकी देखरेख 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों और 12 धाराओं द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। सभी संप्रदाय के अनुयायी राक्षस शिकार के लिए पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं। शिकार किए गए राक्षस जानवरों की खाल उतारी जा सकती है और उनकी हड्डियां निकाली जा सकती हैं, जिससे कलाकृतियों के शोधन के लिए सामग्री प्राप्त की जा सकती है, या उन्हें योग्यता अंकों के बदले में संप्रदाय को बेचा जा सकता है। बेशक इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। कुछ विशेष तलवार साधक धाराएं अपनी आध्यात्मिक तलवारों को परिष्कृत करने के लिए ऐसी सामग्रियों की मांग करती हैं जो केवल परिष्कृत दानव पर्वत के भीतर विशिष्ट राक्षस जानवरों को मारकर प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे हड्डियां, पंजे, सार, रक्त या आंतरिक को। कुछ अत्यंत दुर्लभ राक्षस जानवर सामग्री जब संप्रदाय को बेची जाती है तो उसे अच्छी मात्रा में मेरिट पॉइंट्स के बदले में बदला जा सकता है। इसलिए फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण में अधिकांश संप्रदाय शिष्यों के लिए मेरिट पॉइंट्स का मुख्य स्रोत रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन के राक्षस जानवरों से आता है। मो हुआ की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। राक्षस शिकार, योग्यता अंक। उसने अपने भीतर एक राक्षस शिकारी का खून दौड़ता हुआ महसूस किया। मुरोंग कइयुन को उसके विचार समझ आ गए और उसने आह भरी। इतने लंबे समय तक मो हुआ के साथ रहने के बाद वह कैसे नहीं जान सकी कि उसका छोटा भाई क्या सोच रहा था। यद्यपि कभी कभी मो हुआ की दिव्य भावना गहन होती थी और उसका आंतरिक हृदय गूढ़ होता था, अन्य समय में उनका स्वभाव काफी मासूम होता था। हर छोटा विचार उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से लिखा होता था। आप नहीं जा सकते, मुरोंग कइयुन ने कहा। मो हुआ हैरान रह गया, क्यों? मुरोंग कइयुन ने एक एक करके इसके कारण गिनाए। सबसे पहले, आप केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं, आपकी साधना पर्याप्त नहीं है। दूसरा, आपको केवल 2 वर्षों के लिए शामिल किया गया है, समय पर्याप्त नहीं है। तीसरा, रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश करने के लिए एक संप्रदाय पास की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आप पात्र नहीं हैं, इसलिए आप खरीद नहीं सकते। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मैं चुपके से अंदर आ सकता हूँ? मुरोंग कइयुन ने उसे हल्की सी घूर कर देखा। वहां एक संरचना सील कर रही है, तुम अंदर कैसे घुसोगे? मो हुआ की आंखें चमक उठी। ये फॉर्मेशन किस ग्रेड का है? मुरोंग कइयुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कम से कम ये 5वीं कक्षा का फॉर्मेशन होना चाहिए। 5वीं कक्षा? मो हुआ को कुछ अफसोस हुआ। 5वीं कक्षा की एक संरचना इतनी ऊंची थी कि वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था, वरना वह चुपके से एक छेद खोलकर अंदर घुसकर देख सकता था। हालांकि वह इस बात को लेकर भी बहुत उत्सुक थे कि 5वीं कक्षा का गठन कैसा होगा। अंत में मुरोंग कइयुन ने सलाह दी, अभी दानव पर्वत को परिष्कृत करने के बारे में मत सोचो। जहां तक मिशन की बात है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, समय मिलने पर मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। मो हुआ का दिल छू गया और उसने सिर हिलाया। निश्चिंत रहो वरिष्ठ बहन, तुम अपना काम करती रहो, मेरी चिंता मत करो। मुरोंग कइयुन से विदा लेने के बाद मो हुआ अकेले ही शिष्य के निवास की ओर चल पड़ा। चलते समय वह मन ही मन विचार कर रहा था, वरिष्ठ बहन मुरोंग रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में जा रही हैं, तो फिर शांगरुआन वरिष्ठ भाई फैंग और वरिष्ठ बहन कियान उन्हें भी पहाड़ में प्रवेश करना चाहिए। आखिरकार दानव पर्वत का शोधन फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में शिष्यों के लिए योग्यता अंक का मुख्य स्रोत है। ऐसी स्थिति में उसके साथ मौज मस्ती करने के लिए कोई नहीं होगा। हालांकि ताओवादी दरबार में अब वह कुछ हद तक परिचित हो चुका था, लेकिन ताओवादी न्यायालय आखिरकार ताओवादी न्यायालय ही था, कोई संप्रदाय नहीं, और यह अंदर से जटिल और अस्पष्ट था, और अर्जित योग्यताएं आवश्यक रूप से संप्रदाय के योग्यता अंक में परिवर्तित नहीं हो सकती थीं। यदि वे धर्मांतरण कर भी लेते तो भी ये प्रक्रिया जटिल और लंबी होती। शायद मुझे कुछ और लोगों को भी इकट्ठा करके मजा करना चाहिए। किसे इकट्ठा करना है? चेंग मो और सीटू जियान। मो हुआ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनकी साधना केवल फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में थी। वह फाउंडेशन स्थापना के मध्य और अंतिम चरण के लोगों, ताओवादी न्यायालय के प्रवर्तन नेताओं और पर्यवेक्षकों गोल्डन कोर स्टेज अंकल के साथ घूमते थे। स्तर बढ़ाने की बात तो दूर, वह डाउनग्रेड करने के बारे में भी कैसे सोच सकता है? लेकिन बहुत सोचने के बाद ऐसा लगा कि वहां कोई और नहीं है। मो हुआ ने कुछ देर सोचा और आह भरी।
मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले अपने मामलों का ध्यान रखें। शिष्य निवास पर लौटने के बाद मुहुआ अपने कमरे में ध्यान में बैठ गया और आंखें बंद करके साधना करने लगा। जब उसका क्यूई सागर भर गया और उसकी शिरोबिंदु थोड़ी सूज गई तो उसने अपनी आंखें खोली। खेती। अब से उसे प्रतिदिन खेती पर अधिक समय व्यतीत करना होगा। यद्यपि साधना में निरंतर प्रयास, सौम्य और बिना किसी जल्दबाजी के प्रयास की आवश्यकता होती है, फिर भी प्रतिदिन थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास स्वाभाविक रूप से उसकी साधना की प्रगति को तीव्र कर देगा। मुहुआ ने इस पर गहराई से सोचा था। संप्रदाय में दूसरा वर्ष बहुत नीरस हो सकता है। उनकी साधना के कारण उनका दिव्य इंद्रिय क्षेत्र अवरुद्ध हो गया। 16 पैटर्न से 17 पैटर्न तक की बाधा, फाउंडेशन स्थापना के मध्य से अंतिम चरण तक की छलांग दिव्य भावना की बाधा थी। वह अड़चन एक खाई की तरह थी। भले ही मुहुआ हर दिन आकृतियां बनाने का अभ्यास करता हो और अपनी दिव्य भावना को निखारता हो, कभी कभी छोटी यूएर को बुरे सपनों से बचाता हो और कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त करता हो, उसकी दिव्य भावना को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अल्प समय में इस अवरोध को तोड़ना कठिन होगा। दिव्य ज्ञान के अवरुद्ध हो जाने के कारण मुहुआ की संरचनाओं में दक्षता में वृद्धि जारी नहीं रह सकी। वह केवल संरचनाओं में अपनी नींव को व्यापक बना सका और द्वितीय श्रेणी 16 पैटर्न के भीतर अन्य संरचनाओं को सीखना जारी रख सका। हालांकि ऐसी संरचनाओं में चुनौती का अभाव था और उनमें से बहुत से का अध्ययन करना कुछ हद तक थकाऊ हो गया। मुहुआ ने आह भरी। वह उच्च स्तरीय संरचनाएं सीखना चाहते थे, विशेषकर मूल चुंबक प्रकार की संरचनाएं, उन अधिक गहन चुंबकीय पैटर्नों का निर्माण और द्वितीयक थंडर पैटर्नों का अनुप्रयोग मुहुआ काफी समय से चाह रहा था। लेकिन दिव्य ज्ञान में सफलता के बिना वह वर्तमान में इन्हें सीखने में असमर्थ था। मुहुआ थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अल्पविराम। अगले महीने में चुन की सीनियर सिस्टर मुरोग और अन्य सभी रिफाइनिंग डायमंड माउंटेन में प्रवेश कर चुके थे। मुहुआ शायद ही कभी मिशन के लिए बाहर गए। वह अकेले फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण से ऊपर के इनामों को नहीं ले सकते थे। प्रारंभिक चरण के इनामों से बहुत कम योग्यता अंक प्राप्त हुए। उनके लिए अकेले ऐसा करना समय की बर्बादी थी। बेहतर होगा कि आप द्वितीय श्रेणी की संरचनाएं बनाने में अधिक समय लगाएं, जिससे बिना इधर उधर भागे अधिक योग्यता अंक अर्जित किए जा सकें। इससे मुहुआ को और भी अधिक नीरसता महसूस होने लगी। इनाम के लिए बाहर जाने में असमर्थ। उसकी साधना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे दायरे को तोड़ने में असमर्थ। उनकी दिव्य भावना भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मजबूत हो रही है, फिर भी वे दायरे को भेदने में असमर्थ हैं। यूएर को अभी भी कभी कभी रात में बुरे सपने आते थे जो दानव राक्षसों द्वारा परेशान किए जाते थे, लेकिन बकरी की हड्डियों वाले चरवाहे की उपस्थिति के बिना। जहां तक मंत्रों का प्रश्न है, उन्होंने काफी कुछ सीख लिया था कि क्या आवश्यक है। मिनी उल्कापिंड कौशल पैटर्न की संरचनात्मक स्थिरता अब अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी। उन्होंने द्वितीय श्रेणी की कुछ अन्य कार्यात्मक रचनाएं भी सीखी थीं। अल्पावधि में आकांक्षा रखने लायक कुछ खास नहीं था। जीवन पानी की तरह सादा था, बिना किसी उत्साह या खुशी के। अचानक मुहुआ को लगा कि उसे सक्रिय रूप से सीखने के लिए कुछ और खोजना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में सोचा और तलवार क्यूई का अभ्यास करने की इच्छा से सोना काटने वाली शाही तलवार तकनीक को फिर से अपनाया। जब तलवार क्यूई की खेती की बात आई तो मुहुआ की नींव बहुत खराब थी। संप्रदाय के अन्य तलवार साधक शिष्यों के पास पहले से ही अपने परिवार की विरासत थी और बचपन से ही इसमें डूबे रहने के बाद उन्होंने तलवार चालों का अभ्यास करना और तलवार क्यूई की साधना शुरू कर दी। प्रत्येक उच्चतर क्षेत्र में उनकी तलवार क्यूई की तीक्ष्णता 1 डिग्री से बढ़ जाएगी। बाद के चरणों में वे तलवार के साथ एक हो जाएंगे। उनकी तलवार क्यूई स्वर्ग को भेदते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। मुहुआ, जो एक ढीले साधक की पृष्ठभूमि से आते थे, ने फाउंडेशन स्थापना से पहले मुश्किल से तलवार को छुआ था। हुआ का सामना केवल एक बार तलवार से हुआ था, जब झांग लेन जल पारगमन चरण सिखा रही थी। इस संरचना का प्रदर्शन करने के लिए उसने मुहुआ को तलवार से वार करने दिया। वह शानदार भारी खजाने वाली तलवार, मुहुआ उसे उठा भी नहीं सका। अंत में उसे उसकी जगह एक पेड़ की शाखा रखनी पड़ी। तो तलवार साधना की सही बात कहें तो मुहुआ के पास बिल्कुल भी कोई आधार नहीं था। अन्य तलवार साधना करने वालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कौन श्रेष्ठ है। लेकिन निष्क्रिय रहना तो निष्क्रिय ही है और एक व्यक्ति के पास हमेशा कुछ आकांक्षाएं होनी चाहिए। इस प्रकार मुहुआ ने तलवारबाजी प्रशिक्षण को अपने बौद्धिक मनोरंजन के रूप में अपनाया।
भले ही वह इसमें निपुण न हो सके, फिर भी स्वयं को और शत्रु को जानना तथा तलवार साधकों को नियंत्रित करना लाभदायक होगा। ये तलवार तकनीक सेवक गोल्ड संप्रदाय से संबंधित थी। मो हुआ खुलेआम इसका अभ्यास नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक एकांत उपवन ढूंढा, एक पुरानी घिसी पिटी आत्मा तलवार खरीदी और केवल मनोरंजन के लिए अकेले ही इसका अभ्यास करने लगा। सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल तकनीक गोल्डन सीरीज की एक तकनीक थी। मो हुआ के पास लघु 5 तत्व आध्यात्मिक जड़ थी, जिसमें कुछ धातु आत्मा जड़ भी शामिल थी। उसके लिए इसका अभ्यास करना संभव था। हालांकि कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद मो हुआ को एक समस्या नजर आई। तलवार क्यूई नामक इस चीज को समेकित करना उसके लिए वास्तव में कठिन लग रहा था। तलवार साधना करने वालों को उन्होंने देखा था, जैसे चाचा झांगलेन, वरिष्ठ भाई ओयांग फैंग, वरिष्ठ भाई शांगुआनजू और सीटू जियान, जो उनके ही समूह में थे। जब वे अपनी तलवारें चलाते थे तो उनके द्वारा उत्तेजित की गई तलवार क्यू हमेशा स्थिर, तेज और शक्तिशाली होती थी। लेकिन उसने जो तलवार क्यूई बनाए, मो हुआ को इसका मूल्यांकन करना कठिन लगा। सबसे पहले उन्होंने जिस तलवार क्यूई को बनाने में कामयाबी हासिल की, उसका आकार अस्थिर था, जिसे तलवार कहा जाता था, लेकिन वह छड़ी की तरह थी और कभी कभी पेड़ की शाखा जैसी होती थी। तलवार क्यूई भी तेज नहीं थी, कभी कभी यह पेड़ की छाल को भी नहीं काट सकती थी। इसकी शक्ति का तो जिक्र ही नहीं। वह अपने हाथ से आग का गोला फेंक सकता था और इसकी विनाशकारी शक्ति इस तलवार क्यूई से अधिक थी। मो हुआ गहरी उलझन में पड़ गया। क्या तलवार चलाने की मेरी प्रतिभा सचमुच इतनी कमजोर है? ये सही नहीं हो सकता। या फिर ऐसा है कि शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है और मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी है। मो हुआ इसे समझ नहीं सका और उसने इसके बारे में और न सोचने का निर्णय लिया। वैसे भी अभ्यास करने के लिए और कुछ था नहीं, इसलिए वह इसके साथ ही खेल सकता था। जो भी होगा वही होगा, खुद पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वह वास्तव में इसमें महारत हासिल नहीं कर पाता, तो वह इसे आगामी ताई जू दिव्य विचार परिवर्तनकारी तलवार ट्रू जुए के लिए नींव रखने के रूप में मानता। जैसा कि नाम से पता चलता है, दैवीय विचार से तलवार बनाना सच्चा जुए सामान्य तलवार तकनीक के समान नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वह साधारण तलवार तकनीक विकसित करने में सक्षम न हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तलवार में दिव्य विचार विकसित नहीं कर सकता। मो हुआ ने आह भरी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को सांत्वना दे सकता था। बाद में चाय और भोजन के ब्रेक के दौरान जब भी मो हुआ के पास कुछ खाली समय होता, वह एक छोटा सा बाग ढूंढता और अपनी तलवार से कुछ वार करता। तलवार क्यों ही उड़ गई, पेड़ दृढ़ रहे, केवल पत्तियां धीरे से गिर गईं। सौभाग्य से मो हुआ निराश नहीं हुआ। उन्होंने इसे संप्रदाय के वृक्षों की छंटाई के समान ही माना। अल्पविराम। और इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन जब मो हुआ शिष्य के निवास पर लौट रहा था, तो उसने कुछ शिष्यों को आपस में कानाफूसी करते हुए देखा। मो हुआ ने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह चेंग मो, सीटू जियान और 3 अन्य कम परिचित साथी शिष्य थे। मो हुआ चुपचाप उनके पास गया और उनकी बातचीत के कुछ अंश सुनने लगा। परसों ब्रेक के दौरान किंगजो शहर के बाहर वरिष्ठ भाई होने का नाटक करते हुए अंततः कार्य मिल गया। खतरनाक नहीं, कोई चिंता नहीं, हम 5 ही काफी हैं। बस एक व्यक्ति को पकड़ना है। आसान पकड़। आह। चेंग मो की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिससे वह डर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह मो हुआ है, तो वह शांत हो गया। मो हुआ, तुमने मुझे डरा दिया। फिर उसने शिकायत की, आप हमारी बातचीत कैसे सुन सकते हैं? मो हुआ ने उसे खाली नजरों से देखा। ये सही रास्ता है, मैं सीधे यहाँ आया, सीधे यहाँ रुका और सीधे तुम लोगों की बातें सुनी। अपनी सतर्कता की कमी को दोष दो, मुझे कैसे दोष दे सकते हो? चेंग मो के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे और फिर वह बुदबुदाया। किसको पता था कि तुम बिल्ली की तरह चलोगे, बिना आवाज किए और बिना सांस लिए भी? मो हुआ ने उन्हें संदेह से देखा। तुम लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हो? चेंग मो, एक प्रशिक्षक द्वारा पकड़े गए छात्र की तरह, तुरंत चिंतित हो गया। हम बस चर्चा कर रहे थे साधना के मामलों पर। मो हुआ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। चेंग मो ने तब कहा, सच में? ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। मो हुआ कोई एल्डर या प्रशिक्षक नहीं था, बस एक जूनियर भाई था जो उन्हें फॉर्मेशन सिखा रहा था, और वे उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वह इतना घबराया हुआ क्यों था? चेंग मो तुरंत सीधा हो गया।
मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम लोग गुप्त रूप से ताओवादी दरबार से कोई खोज करने की योजना बना रहे हो? चेंग मो चौंका, तुम्हें कैसे पता चला? मो हुआ ने अपने होंठ भींच लिए। हमेशा रहस्यमयी गुप्त खेल खेलते हुए सीटू जियान ने धीमी आवाज में कहा, मो हुआ, किसी को मत बताना, ठीक है? चेंग मो ने भी बार बार सिर हिलाया और सोचा कि यह पर्याप्त ईमानदारी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में आमतौर पर थोड़ी रिश्वत देने की जरूरत होती है। चेंग मो ने फिर कहा, मो हुआ, अगर तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी, तो काम पूरा होने के बाद हम। चेंग मो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, आपके साथ कुछ मेरिट पॉइंट साझा करता हूं। मो हुआ उत्सुक था, आप कितना साझा कर रहे हैं? चेंग मो को दुविधा होने लगी। उन्होंने ये कार्य अभी अभी शुरू किए थे और वे इनसे ज्यादा मेरिट पॉइंट अर्जित नहीं कर सके, और जो अर्जित किए भी वे बहुत उपयोगी नहीं थे। हम साझा करेंगे। चेंग मो ने खुद को मजबूत किया, आपके साथ 10 अंक। मो हुआ। यह देखकर कि मो हुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, चेंग मो ने चौंकते हुए कहा, आप अब भी यह नहीं सोच सकते कि यह बहुत कम है ना? मो हुआ ने कहा, 10 अंक भी ज्यादा नहीं है। चेंग मो ने परेशान होकर कहा, जब तक आप प्रभारी नहीं होते तब तक आप वास्तव में संघर्ष को नहीं समझ सकते। क्या आप जानते हैं कि इन 10 मेरिट अंकों को अर्जित करने के लिए मुझे कितने दिनों तक गेट की रखवाली करनी होगी या कितनी बार सड़कों पर झाड़ू लगानी होगी? आपको लगता है कि ये अंक अर्जित करना आसान है? ठीक है, ठीक है। मो हुआ ने असहाय होकर कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मुझे आपके मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह वहां खतरनाक है, इसलिए आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। चेंग मो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर तुरंत मुस्कुराया, मो हुआ के कंधे को गले लगाया और कहा, तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सीटू जियान ने भी मो हुआ को कृतज्ञता से देखा। हालांकि चेंग मो के गर्व भरे व्यवहार को देखकर एक शिष्य मदद नहीं कर सका और बोला, खुद की चापलूसी मत करो, मो हुआ को कभी भी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता कब होगी? चेंग मो ने जवाब दिया, तुम्हें क्या पता? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? बाढ़ को खड़ा करने के लिए 3 खूंटों की जरूरत होती है और एक नायक को भी 3 सहायकों की जरूरत होती है। तुम हीरो हो, तुम तो बस एक सड़ा हुआ खंभा हो। अल्पविराम। मो हुआ ने उन्हें झगड़ते हुए देखा और हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई, बस उन्हें याद दिलाया, बाहर जाते समय सावधान रहना। कुछ पाप साधक बहुत चालाक होते हैं। उसके बाद मो हुआ चला गया। मो हुआ बहुत चिंतित नहीं था। यद्यपि चेंग मो और उनके 4 साथी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में थे, वे कुलीन परिवारों में पैदा हुए थे, उनकी साधना की नींव गहरी थी और उनके द्वारा अभ्यास किए गए ताओवादी कौशल कमजोर नहीं थे। अगर वे पांचों मिलकर काम करें तो वे फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में किसी भी औसत व्यक्ति से मुकाबला कर सकते हैं। अगर वे जीत न भी पाएं तो भी बच निकल सकते हैं। इसके अलावा इस बार उनके मिशन का लक्ष्य फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में पाप साधक थे, इसलिए मो हुआ ने सोचा कि समस्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मो हुआ ने स्पष्ट रूप से देखा कि चेंग मो और अन्य लोग वास्तव में अपने निर्धारित अवकाश के दौरान संप्रदाय से बाहर निकल गए थे। 2 दिन से भी कम समय में वे गर्व से भरे हुए वापस लौट आए। मो हुआ को बिना पूछे ही पता चल गया कि उन्होंने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विशेषकर चेंग मो, जिसने इस मिशन के लिए काफी मेरिट अंक अर्जित किए थे, गर्व से भरा हुआ था। वर्तमान में ताइक्सू गेट ने अपने शिष्यों को पाप साधकों को पकड़ने के मिशन पर जाने की अनुमति नहीं दी। इसका एक कारण ये था कि पाप साधक सामान्यतः क्रूर होते थे और संप्रदाय के शिष्य, जो आराम और अहंकार में पले बड़े हैं, पाप साधकों का अचानक सामना होने पर आसानी से जाल में फंस सकते हैं। चेंग मो और उसके दोस्त न केवल मजबूत थे बल्कि भाग्यशाली भी थे। चूंकि उन्होंने यह मिशन गुप्त रूप से लिया था, इसलिए मो हुआ के अलावा वे अपने साथियों में इस तरह के वांछित बाउंटी मिशन को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। स्वाभाविक रूप से इससे वे अलग नजर आए। या तो बुजुर्गों को इसकी जानकारी नहीं थी या उन्होंने इस पर आंखें मूंद लीं। लेकिन ये कहानी धीरे धीरे शिष्यों के बीच फैल गई। कई लोग स्वयं बाहर जाने का विचार करने लगे। आखिरकार प्रवेश स्तर के कार्यों के लिए पुरस्कार धीरे धीरे एकत्रित किए जाते थे और वे उबाऊ होते थे, तथा इन इनाम मिशनों की तुलना में कहीं भी उतने रोमांचक और आकर्षक नहीं होते थे। कई शिष्यों ने गुप्त रूप से चेंग मो से संपर्क किया और पूछा कि मिशन कैसे शुरू करें,
बाहर जाते समय क्या सावधानियां बरतें, कौन सी गोलियां तैयार करें, इत्यादि। चेंग मो अपने आप से और भी अधिक प्रसन्न था। हालांकि वह मोहुआ के बारे में नहीं भूला। एक दिन भोजन के दौरान चेंग मो ने मोहुआ को पाया और फुसफुसाया, अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ एक मिशन पर ले जाऊंगा। मोहुआ हैरान रह गया, तुम मुझे ले जा रहे हो? हाँ, चेंग मो ने कहा, हम चारों और तुम। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस काम निपटाओ, घर के कामों में मदद करो और हम तुम्हारे साथ मेरिट पॉइंट बांटेंगे। मोहुआ को मिश्रित भावनाएं महसूस हुईं और वह कुछ हद तक भावुक हो गई। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। उसे चेंग मो की जरूरत नहीं थी, और जो थोड़े बहुत मेरिट पॉइंट्स वे आपस में बांटते थे उसकी उसे परवाह नहीं थी। चेंग मो को लगा कि मोहुआ को उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने जोर देकर कहा, फॉर्मेशन में मैं मानता हूं कि तुम बॉस हो, लेकिन जब बात बाहर जाकर पाप साधकों को पकड़कर इनाम पाने की होगी तो तुम्हारे दुबले पतले हाथ पैर काम नहीं आएंगे। तुम्हें मुझे बॉस मानना ही होगा। मोहुआ ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया, ओह, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। चेंग मो ने नाखुश चेहरे के साथ कहा। मोहुआ ने अपनी उबली हुई रोटी को सलीके से खाया और औपचारिकता से जवाब दिया, मुझे भरोसा है। लेकिन उनके व्यवहार से स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें शायद पता नहीं कि साधना जगत कितना विश्वासघाती है। जब असली लड़ाई छिड़ जाती है तो ये जीवन मरण का प्रश्न होता है। चेंग मो ने कहा। ओह हाँ, मोहुआ ने उत्तर दिया, अभी भी उदासीन दिख रहा था। चेंग मो ने आह भरते हुए कहा, तुम इसे क्यों नहीं समझते? उसने मोहुआ के हाथ से एक भाप से पका हुआ बन छीना, उसे अपने मुंह में ठूंसा, कुछ निवाले में निगल लिया और फिर आगे बोला, आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं। हालांकि फॉर्मेशन मास्टर्स शक्तिशाली होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ताओवादी दरबार द्वारा शासित संप्रदायों या स्थानों के अंदर हर कोई मिलनसार व्यवहार करता है, पद का सम्मान करता है, प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। मोहुआ अपने उबले हुए बन को छीन लिए जाने से परेशान था। चेंग मो ने जल्दी से अपनी ड्रमस्टिक मोहुआ को दे दी। मोहुआ ने ड्रमस्टिक ली, 2-3 निवाले खाए और संतुष्टि से सिर हिलाया। मोहुआ को अच्छे मूड में देखकर चेंग मो की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। फॉर्मेशन मास्टर्स की रणनीति के लिए पहले से तैयारी जरूरी होती है, वरना अगर बिना तैयारी के पकड़े गए और जल्दबाजी में लड़ाई के लिए मजबूर हुए तो यह एक बहुत ही निष्क्रिय स्थिति होती है। अगर अचानक पकड़े गए तो आपकी जान जा सकती है। इसलिए जब कल्टीवेटर मंत्र और मार्शल कौशल का उपयोग करके लड़ते हैं तो फॉर्मेशन मास्टर्स को भी मजबूत पैरों से चिपके रहने की आवश्यकता होती है। ओह, मोहुआ ने ड्रमस्टिक को कुतरते हुए पलकें झपकाईं और पूछा, तो फिर ये एक मजबूत पैर कौन है? चेंग मो ने तुरंत उसकी छाती थपथपाई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बड़ी कुल्हाड़ियों का जोड़ा चेंग परिवार के पुश्तैनी हथियार हैं। ये देवताओं और बुद्धों दोनों का वध करते हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना प्रभावशाली हूं। आपको मेरिट पॉइंट भी मिलेंगे। मोहुआ ने उसे संदेह से देखा। बिग चेन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा कोई गलत मकसद नहीं है? उसे मिशन पर साथ ले जाना और मेरिट अंक बांटना, क्या वह सचमुच इतना मूर्ख हो सकता है? चेंग मो ने शर्म से हंसते हुए कहा, वास्तव में नहीं। ये बस। चेंग मो ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में फुसफुसाया, चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें मिशन पर ले जाऊंगा और तुम मुझे जूनियर ब्रदर कहोगे। मोहुआ कुछ अवाक रह गया, बस इतना ही। चेंग मो नाखुश होकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है, बस इतना ही? क्या तुम जूनियर ब्रदर शब्द का मतलब समझते हो? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। चेंग मो ने अपने दांत पीस लिए। यह ऐसा है जैसे यदि आप सूखे हैं तो सूखे से मरना, तथा यदि आप गीले हैं तो बाढ़ से मरना। कुछ लोग अपने अच्छे भाग्य की कद्र नहीं करते। चेंग मो ने कहा, संप्रदाय में अपने से 1 साल बड़े लोगों को कनिष्ठ भाई या बहन कहना सामान्य बात है। ये शिष्टाचार का मामला है। उसी वर्ष के शिष्यों के लिए दूसरों द्वारा आपको जूनियर भाई या बहन कहना प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए चेंग मो फुसफुसाया, मैं तुम्हें मिशन पर ले जाता हूं, तुम मुझे जूनियर भाई कहो और अब से हम एक दूसरे को जूनियर भाई कहेंगे। तुम्हें इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना? मोहुआ को समझ नहीं आया। चेंग मो ने खुले मन से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तब तक सब ठीक है। मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक पल सोचा और सिर हिलाया, नहीं, ये सही नहीं है।
तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन सीटू जियान और अन्य लोगों के सामने यह अलग होगा। वे मुझे जूनियर भाई कहते हैं, अगर मैं आपको भी जूनियर भाई कहूं तो आप भी उनके जूनियर भाई हो जाएंगे। चेंग मो का चेहरा लाल हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने प्रयास से की गई उसकी छोटी सी गणना मोहुआ द्वारा सहजन की छड़ी खाते हुए ही पूरी कर ली जाएगी। मोहुआ ने धीरे से गुनगुनाया, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं जूनियर ब्रदर हूं और मुझे उन लोगों का सम्मान करना है जो मुझे जूनियर ब्रदर कहते हैं। मैं उन्हें आपके सामने कमतर नहीं महसूस करने दूंगा। चेंग मो का चेहरा कठोर हो गया था। मोहुआ ने जल्दी से ड्रमस्टिक खत्म कर दिया और पेट भरा होने का एहसास करते हुए जाने के लिए तैयार हो गया। चेंग मो अभी भी लगातार खुशामद कर रहा था। मोहुआ, छोटे भाई, एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए यह बहुत कठिन है। क्या आप संप्रदाय के बाहर जाकर न्याय की तलाश नहीं करना चाहते, पाप साधकों को पकड़ना नहीं चाहते, राक्षसों का वध नहीं करना चाहते और धर्मी दाव को कायम नहीं रखना चाहते? क्या आप व्यक्तिगत रूप से राक्षस साधकों को काटने का रोमांच महसूस नहीं करना चाहते? मैं उन्हें आधा मार सकता हूं ताकि तुम एक जादू से उन्हें खत्म कर सको। मोहुआ अविचलित रहा। चेंग मो ने कहा, इसके अलावा पूरे दिन संप्रदाय में रहकर आप इतने सारे मेरिट अंक नहीं कमा सकते हैं, है ना? मोहुआ वहीं रुक गया। मोड़ा पंजों के बल चला, चेंग मो के कंधे पर थपथपाया और आह भरी। मैं जो फॉर्मेशन पेंटिंग्स बनाता हूं वे द्वितीय श्रेणी की होती हैं। वास्तव में मैं आप योद्धाओं से कहीं अधिक मेरिट पॉइंट्स अर्जित करता हूं। चेंग मो वहीं खड़ा था, उसकी भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। अल्पविराम। इसके बाद मोहुआ का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। खेती करना, कक्षाओं में भाग लेना, चित्रकारी संरचनाएं। कभी कभी उनके पास सेवक गोल्ड स्वॉर्ड कंट्रोल तकनीक की स्वॉर्ड क्यूई का अभ्यास करने का समय होता था। चेंग मो ने मिशन पर जाना जारी रखा, लेकिन कभी कभी वह हर रणनीति का प्रयास करता था, यहां तक कि मोहुआ को उपहारों से रिश्वत देने, मोहुआ को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने और उसे जूनियर ब्रदर कहने का भी सहारा लेता था। मोहुआ का ताओवादी हृदय दृढ़ था, वह अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहा और उसे अनदेखा कर दिया। चेंग मो के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ समय बाद चेंग मो के नेतृत्व में अधिक से अधिक शिष्य मिशन पर निकलने लगे। ताइक्सू गेट प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था और 5 लोगों की टीमें फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में पाप साधकों के लिए इनाम पर कब्जा कर सकती थीं। अगर वे जीत भी न पाएं तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक साथ काम करना, पाप साधकों से लड़ना और मिशन पूरा करना भी उनके प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा था। धीरे धीरे मोहुआ के साथी शिष्य, जो कुलीन परिवारों के बेटे थे, भी बड़े होने लगे। भले ही वे अधिक क्रूर दुष्ट साधकों को नहीं संभाल सकते थे, लेकिन साधारण पाप साधकों को पकड़ना अब कोई समस्या नहीं थी। यह मोहुआ की उम्मीदों के अनुरूप भी था। कुलीन परिवारों के पुत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा और शक्ति थी। यद्यपि वे परिवारों में पले बड़े थे और उन्हें यात्रा और साहसिक कार्यों का अनुभव नहीं था, फिर भी कुछ मिशनों पर जाने और कुछ असफलताओं का सामना करने के बाद वे धीरे धीरे इसके आदी हो गए। वरिष्ठ बहन मुरोग और अन्य को उसी तरह से सिखाया गया होगा। यहां तक कि ताइक्सू गेट ने भी पहले ऐसा ही किया होगा। मिशनों के माध्यम से वे धीरे धीरे शिष्यों को कठिनाई को नियंत्रित करने में मदद करते थे और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाते थे जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे। हालांकि इसका मोहुआ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मिशन बहुत सरल हैं और इनसे ज्यादा योग्यता अंक नहीं मिलेंगे, इसलिए वह इन्हें करने में परेशान नहीं हो सकता। मोहुआ ने कुछ और सोचा। चेंग मो के शब्दों ने उसे याद दिला दिया था। फॉर्मेशन मास्टर की तकनीकों को पहले से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, अन्यथा अगर जल्दबाजी और बिना तैयारी के लड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो ये बहुत निष्क्रिय होगा। अगर अचानक से पकड़ा जाए तो संभव है कि जान भी चली जाए। फॉर्मेशन मास्टर की तकनीकों को पहले से तैयार करने की आवश्यकता है। इससे मोहुआ को एक समस्या का एहसास हुआ। सामान्य फॉर्मेशन मास्टर्स युद्ध में फॉर्मेशन का उपयोग कैसे करते हैं? टोंगजियान शहर में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने संरचनाओं को जाल के रूप में इस्तेमाल किया। जब बड़े दानव फैंग शी को मारना और 5 तत्वों के वध दानव महान संरचना का निर्माण करना एक जाल स्थापित करने के समान था जिसमें कारावास और वध दोनों शामिल थे। पहले फैंग शी को फंसाना, फिर एक सुअर की तरह वध करना। फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने और दिव्य इंद्रिय नियंत्रण स्याही सीखने के बाद चीजें बहुत सरल हो गईं। वह मौके पर ही आकृतियां बना सकता था और उनका उपयोग कर सकता था।
लेकिन अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन मास्टर्स वास्तविक युद्ध में फॉर्मेशन का विशेष रूप से उपयोग कैसे करते हैं। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में महुआ ने वास्तव में ज्यादा नहीं सोचा था। महुआ ने विचार किया और कुछ खोया हुआ महसूस किया और अनिवार्य रूप से आहें भरने लगा। शायद ये संरचनाओं के बारे में बहुत अधिक जानने की परेशानी थी। कुछ सबसे बुनियादी चीजों को बिना एहसास के अनदेखा किया जा सकता है। संरचनाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग। उन्होंने अपने पास उपलब्ध समय में इस विषय पर गहन शोध करने का निर्णय लिया। वह एल्डर मास्टर जून से पूछना चाहता था, लेकिन आगे सोचने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह के प्रश्न को उच्च स्तरीय गठन के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए एल्डर मास्टर जून से पूछना मूल्यवान संसाधनों का गलत उपयोग करने जैसा लग रहा था। इसके अलावा इससे एल्डर मास्टर जून का संदेह भी बढ़ सकता है। विशेषकर व्यावहारिक अनुप्रयोग शब्द, जो ऐसा नहीं लगता था कि कोई छोटा साधक जो अभी अभी किसी संप्रदाय से जुड़ा हो और घर के अंदर ही सीमित हो तथा प्रतिदिन निर्माण अनुसंधान में तल्लीन हो, पूछेगा। महुआ इसके बजाय झेंग फोन की तलाश में चला गया। झेंग परिवार को एक दुर्लभ और अत्यधिक गोपनीय थंडर सिस्टम फॉर्मेशन वाले फॉर्मेशन मेथड अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता है, जो जरूरी नहीं कि उनके प्रत्यक्ष वंशजों को भी मिला हो, लेकिन इसके अलावा कुछ बुनियादी संरचनाओं और उनके अनुप्रयोगों की उनकी विरासत पूरी होनी चाहिए। झेंग फोंग अक्सर महुआ के साथ गठन के मुद्दों पर चर्चा करते थे। कठोर चेहरे और गंभीर व्यक्तित्व के साथ वह एक छोटे विद्वान की तरह हर काम नियमानुसार करते थे। उन्होंने हर फॉर्मेशन मुद्दे का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ संरचनागत विरासतों को छोड़कर जिन्हें आगे देने से मना किया गया था, झेंग फोंग हमेशा महुआ के साथ साझा करने में आगे रहे थे और विस्तृत थे। संरचनाओं का व्यावहारिक उपयोग संरचनाओं पर आधारित है, लेकिन कुंजी वास्तव में संरचना मीडिया में निहित है। संरचना मीडिया। हाँ, झेंग फोंग ने सिर हिलाया। मेरे परदादा ने एक बार कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का ताओ संरचनाओं के रूप में प्रकट होता है और दुनिया की हर चीज संरचना माध्यम के रूप में काम कर सकती है। हालांकि इन संभावित संरचना माध्यमों में भी काफी भिन्नता है। कुछ चीजें प्राकृतिक निर्माण माध्यम हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक स्याही को अवशोषित करने और निर्माण पैटर्न के साथ घुलने मिलने की क्षमता होती है, जबकि अन्य चीजें या तो बहुत ढीली और निराकार हो सकती हैं, बहुत तरल और असंगत हो सकती हैं, या बहुत जटिल और अव्यवस्थित हो सकती हैं जो उपयुक्त नहीं है। झेंग फोंग ने यहां रुककर अधिक सटीक वाक्यांश का चयन किया। फॉर्मेशन मीडिया के रूप में उपयोग करना बहुत कठिन है। कुछ अपवाद हैं, लेकिन वे दुर्लभ हैं। केवल कुछ महान फॉर्मेशन मास्टर्स जिनके पास दुनिया के नियमों की असाधारण समझ है, जो पत्थर को सोने में बदलने और सड़ी हुई चीजों को अद्भुत चीज में बदलने में सक्षम हैं, वे फॉर्मेशन मीडिया पर फॉर्मेशन पैटर्न अंकित कर सकते हैं जिन्हें आमतौर पर अनुपयुक्त माना जाता है। महुआ अनायास ही सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। झेंग फोंग ने आगे कहा, इसलिए संरचनाओं के अध्ययन में संरचना माध्यम केवल मध्यस्थ हैं, लेकिन संरचनाओं के अनुप्रयोग में वे आधारभूत हैं। यहां तक कि सबसे उन्नत संरचनाओं को भी उनकी संरचना के आधार के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त संरचना माध्यम की आवश्यकता होती है। और फॉर्मेशन मीडिया का इतिहास भी बहुत लंबा है। झेंग फोंग ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बताने के लिए कोई लंबी कहानी हो। शुरुआत में फॉर्मेशन मास्टर्स को अपना स्वयं का फॉर्मेशन मीडिया ढूंढना और उसका उपयोग करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे ताओ साधना उद्योग विकसित हुआ और अधिक विशिष्ट होता गया, फॉर्मेशन मास्टर्स के हाथ केवल फॉर्मेशन सीखने में ही व्यस्त हो गए। फॉर्मेशन मीडिया को स्वयं तैयार करने में बहुत समय व्यतीत करने की तो बात ही छोड़ दें। तो फॉर्मेशन मीडिया का निर्माण। महुआ की आंखें चमक उठी। क्या इसे आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के लिए छोड़ दिया गया था? हाँ, झेंग फोंग ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने स्टोरेज बैग से एक कैटलॉग निकाला। कैटलॉग पर कई सरल आध्यात्मिक कलाकृतियों के मॉडल चित्रित किए गए थे। फॉर्मेशन पेपर का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सबसे बुनियादी और सस्ता फॉर्मेशन मीडिया है। सभी अन्य प्रकार के आध्यात्मिक कलाकृति निर्माण मीडिया, जिनमें निर्माण ध्वज, सरणी प्लेटें और निर्माण आधार शामिल हैं, इन सभी को आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स द्वारा अलग अलग परिष्कृत किया जाता है। महुआ हैरान दिखे, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन मीडिया की यह कारीगरी संप्रदाय में नहीं सिखाई जाती है। झेंग फोंग ने फिर सिर हिलाया। वे बातें जो संप्रदाय नहीं सिखाता, ठीक संरचनाओं की तरह जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि 5 तत्व और 8 त्रिग्राम, एरी और 3 प्रतिभाएं, 4 प्रतीक और 7 सितारे इत्यादि।
और उपश्रेणियों में युआन चुंबकीय संरचना जैसी संरचनाएं शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी की संरचनाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। इसी प्रकार शिल्पकला शोधन को भी विभिन्न उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे कि निर्माण माध्यम, ताववादी वस्त्र, कवच, हथियार, सहायक उपकरण तथा साधक के जीवन और उत्पादन में आवश्यक अन्य आध्यात्मिक शिल्पकलाएं, जैसे कि दीपक, धूपबत्ती, स्क्रीन और गोली भट्टियां। अधिकांश आर्टिफैक्ट रिफाइनर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक या दो विशेषज्ञताओं का चयन करेंगे। संप्रदाय सब कुछ नहीं सिखाएगा, केवल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी मात्रा और सबसे व्यापक अनुप्रयोग वाली बातों को ही सिखाएगा। संरचना माध्यम स्पिरिट उपकरण संकीर्ण पहलुओं में लागू स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। तो यह ऐसा है। मो हुआ को अचानक एहसास हुआ और वह भावुक हो गई। ताओ साधना का ज्ञान वास्तव में गहन और जटिल था। यदि कोई सावधानीपूर्वक न पूछे और धैर्यपूर्वक न सीखे तो बहुत सी बातें अज्ञात ही रह जाएंगी। मो हुआ ने प्रशंसा करते हुए कहा, आप सचमुच बहुत कुछ जानते हैं। झेंग फोन खुशी से मुस्कुराए लेकिन फिर भी विनम्रता से कहा, बिल्कुल नहीं। अल्पविराम। बाद में मो हुआ को मोटे तौर पर समझ आ गया। निर्माण मीडिया निर्माणों के अनुप्रयोग का आधार है। टोंगक्सियन शहर में, क्योंकि यह छोटा अमर शहर था, विरासत सीमित थी और गठन समर्थन का मानक भी सीमित था। मो हुआ, जो अभी भी क्यूई रिफाइनमेंट रियल्म जूनियर फॉर्मेशन मास्टर हैं, ने बहुत ही बुनियादी फॉर्मेशन मीडिया का उपयोग किया। अक्सर यह अस्थायी होता था जब तक कि यह काम करता था। उसके मन में कोई विशेष अवधारणा नहीं थी। अपनी स्थापना के बाद उनकी दिव्य भावना में परिवर्तन आया। पृथ्वी को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने गठन माध्यम के कई प्रतिबंधों को सीधे तौर पर छोड़ दिया। लेकिन यह वास्तव में अच्छा नहीं था। गहराई से सोचने के बाद मो हुआ ने महसूस किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना वह काम चला सकता है, लेकिन उसके पास ज्ञान या कौशल की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी गठन के सामान्य तरीकों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि गठन स्थापित करने के उसके अपने तरीके असाधारण थे। ये मूल विधियां साधना जगत के अनेक निर्माण गुरुओं के प्रयासों और क्रिस्टलों का परिणाम थीं, जिन पर लंबे समय तक शोध किया गया, दोहराया गया और प्रयोग किया गया। उनमें संभवतः निर्माण अनुप्रयोग और व्यावहारिक निर्माण सोच के विशाल और मूल्यवान अनुभव निहित थे। मो हुआ ने सिर हिलाया और अपनी मानसिकता को समायोजित किया। वह ये भी सीखना चाहते थे कि अपने फॉर्मेशन के अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए फॉर्मेशन मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए। गठन आवेदन गठन मीडिया पर आधारित होना चाहिए। फॉर्मेशन मीडिया। मो हुआ ने संप्रदाय में चारों ओर पूछताछ की। वास्तव में शिल्पकला शोधन में कुशल शिष्य थे, लेकिन निर्माण माध्यम के रूप में आत्मा उपकरणों का निर्माण करने में लगभग कोई भी कुशल नहीं था। कुछ लोग थे जो ये जानते थे, लेकिन वे केवल बहुत ही बुनियादी फॉर्मेशन पेपर और एरे प्लेट ही बनाते थे। इन्हें कहीं भी खरीदा जा सकता है। इसके अलावा संरचनाओं और निर्माण माध्यमों का संयोजन सबसे बुनियादी रूप था, जिसका अनुसंधान के लिए बहुत कम महत्व था। कुछ विशेष प्रकार के निर्माण माध्यम का होना सर्वोत्तम होगा। मो हुआ ने ताइक्सू टोकन में पुरस्कार जारी करने पर विचार किया, लेकिन वह मेरिट पॉइंट्स खर्च करने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। आखिरकार मेरिट अंक बहुत मूल्यवान थे, और चूंकि वह फॉर्मेशन मीडिया प्रकार के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बारे में बहुत कम जानता था, भले ही उसने इनाम जारी किया हो, वह ये नहीं जानता था कि उसे किस प्रकार के स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेशन मीडिया को तैयार करने के लिए कहना चाहिए। यदि संप्रदाय में नहीं, तो क्या मुझे बाहर पूछना चाहिए? मो हुआ ने चुपचाप अपने आप से सोचा। फिर उन्होंने अपनी छुट्टी का लाभ उठाया और गू परिवार के पास चले गए। गू परिवार को भी एक प्रमुख कबीला माना जाता था। यद्यपि उनकी शक्ति शांगुआन परिवार जितनी महान नहीं थी, फिर भी यह उन परिवारों से बहुत बड़ी थी जिनका उसने सामना किया था, जैसे कि कियान परिवार और लू परिवार। परिवार के पास निश्चित रूप से उद्योग थे। इन उद्योगों में आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का न होना असंभव था। आखिरकार कलाकृति शोधन ताओ साधना के 4 प्रमुख उद्योगों में से एक था। चूंकि वहां एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग उद्योग था, भले ही वे विशेष रूप से रिफाइनिंग फॉर्मेशन मीडिया का व्यवसाय नहीं करते थे, फिर भी वहां के आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को रिफाइनिंग फॉर्मेशन मीडिया की तकनीकों के बारे में कुछ न कुछ अवश्य पता होगा। ये कियानिक्सुए राज्य की सीमा थी। जो लोग कलाकृतियों के शोधन से जीविका कमा सकते थे, उनके पास निश्चित रूप से वास्तविक कौशल थे। गू चांगहुआई दाओ कोर्ट कैनन मामलों में व्यस्त थे और वापस नहीं लौटे। मो हुआ का वैसे भी उसे ढूंढने का इरादा नहीं था। समारोह विभाग के अधिकारी होने के नाते गू परिवार का कारोबार संभवतः उनकी चिंता का विषय नहीं था।
मो हुआ ने फिर वेनरेन वान से संपर्क किया। वेनरेन वान ने सोचा, फॉर्मेशन मीडियम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट। गू परिवार पहले इस तरह का व्यवसाय करता था। मुझे याद नहीं कि वे कागज बेचते थे या एयरप्लेट्स, लेकिन चूंकि यह लाभदायक नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। क्या अब ये चला गया? मो हुआ को कुछ निराशा महसूस हुई। वेनरेन वान ने कहा, रिफाइनरी शॉप को काट दिया गया था, लेकिन आर्टिफैक्ट रिफाइनर अभी भी रिफाइनरी शॉप में है, बस अन्य स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स को रिफाइन करने में लग गए हैं। मो हुआ की आंखें चमक उठी। क्या मैं मिलने जा सकता हूं? वेनरेन वान ने सिर हिलाया, बेशक, लेकिन शांगगुआन और गू परिवारों द्वारा सहयोग किए गए उद्योग कियानिक्स्यू राज्य सीमा और उसके आसपास के अमर शहरों में बिखरे हुए हैं। यहाँ बहुत सारी रिफाइनरी दुकानें हैं और मुझे नहीं पता कि इन आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स को कहाँ स्थानांतरित किया गया है। किसी को पूछताछ करनी होगी। हम मो हुआ मुस्कुराया, धन्यवाद आंटी वान। 2 घंटे बाद वेनरेन वान को पता चल गया। ये सोलिटरी माउंटेन सिटी में है, काफी दूर है, वहां जाने और वापस आने में 1 दिन और 1 रात लग जाएगी। क्या आप जाना चाहेंगे? मो हुआ ने हिचकिचाते हुए कहा, 1 दिन और 1 रात। हाँ। वेनरेन वान थोड़ा हिचकिचाया, नहीं तो क्या मैं किसी को आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ लाने के लिए कहूँ ताकि आप पूछ सकें? मो हुआ ने इसके बारे में सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। वह पहले से ही मदद मांग रहा था, वह दूसरों को आने जाने में असुविधा कैसे दे सकता था? रिफाइनरी शॉप में आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में बहुत व्यस्त थे। मो हुआ ने टोंगशियान शहर में अपने प्रवास के दौरान इसका गहराई से अनुभव किया था। वेनरेन वान ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं किसी को आपके पास भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मो हुआ ने कहा। वेनरेन वान ने मो हुआ की ओर देखा, थोड़ा असहज। मो हुआ फिर शर्म से मुस्कुराया और फुसफुसाया, मैं भी यात्रा का थोड़ा आनंद लेना चाहता हूँ। वेनरेन वान आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि वह अभी भी बच्चा है, अभी भी थोड़ा चंचल है। बाहर खतरा है, वेनरेन वान ने याद दिलाया। कोई बात नहीं, मो हुआ ने कहा, मेरे पास अंकल गू द्वारा दिया गया लेटर टोकन है और मेरे पास दावकोट कैनन कमर बैच भी है, अगर खतरा हो तो मैं भाग सकता हूँ। वेनरेन वान ने आह भरी। वह जानती थी कि मो हुआ के अपने विचार हैं और वह स्वायत्ता से काम करेगा, इसलिए उसने आगे जोर नहीं दिया। तो फिर सावधान रहो। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद मो हुआ अकेले ही गू परिवार की गाड़ी में सवार हो गया, किंगजो शहर छोड़ दिया और दूरस्थ एकांत पर्वतीय शहर की ओर चल पड़ा। मो हुआ ने इसकी योजना अच्छी तरह से बनाई थी। सबसे पहले गू परिवार के आर्टिफैक्ट रिफाइनर मास्टर से फॉर्मेशन मीडियम स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स को परिष्कृत करने के ज्ञान के बारे में पूछने के लिए सोलिटरी माउंटेन सिटी जाएं। जैसे फॉर्मेशन फ्लैग, एरे प्लेट्स, फॉर्मेशन बेस। इन फॉर्मेशन मीडिया में विशिष्ट अंतर क्या है? विभिन्न संरचनाओं के लिए किस प्रकार के निर्माण माध्यम उपयुक्त हैं? फिर स्थिति के आधार पर इस बात पर विचार करें कि संरचनाओं और संरचना मीडिया को बेहतर ढंग से कैसे एकीकृत किया जाए और संरचनाओं को लागू करने के अपने तरीकों का विस्तार कैसे किया जाए। वापसी यात्रा में उन्होंने कुशान पर्वत के खंडहर मंदिर से रास्ता बदलने की योजना बनाई। अपने पुराने मित्र निराश पर्वत देवता लॉर्ड येलो माउंटेन से मिलने के लिए कुछ शराब, मांस, पेस्ट्री और स्पिरिट फल खरीदें। उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया था और मो हुआ को वास्तव में उसकी याद आती थी। वह सोच रहा था कि क्या लॉर्ड येलो माउंटेन अच्छा समय बिता रहे होंगे। उसे देखकर वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। एकांत पर्वत कलाकृति शोधन कियानिक्स्यू राज्य सीमा क्षेत्र दृश्य सुंदर है, प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। मो हुआ गाड़ी में संतुष्ट होकर बैठा था और दृश्यों का आनंद लेते हुए एकांत पर्वतीय शहर की ओर जा रहा था। सुबह सुबह रवाना होने के बाद लगभग आधे दिन की यात्रा के बाद गाड़ी अंततः सोलिटरी माउंटेन सिटी के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। मो हुआ ने चारों ओर देखा, कुछ आश्चर्यचकित था। रास्ते में दिखने वाले दृश्यों की तुलना में सोलिटरी माउंटेन सिटी के पास का क्षेत्र बहुत अधिक जीर्ण शीर्ण था। पहाड़ और पत्थर नंगे थे, वनस्पति मुरझा गई थी और आकाश धूसर रंग में डूबा हुआ था। आसपास कई परित्यक्त खदानें थीं और मानव निवास के कुछ ही चिन्ह हैं। रास्ते में जो भी किसान कभी कभार उसके पास से गुजरते थे, उनमें से अधिकतर के चेहरे पर उदासी थी, मानो वे कोई दुख लिए हुए हों। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। एकांत पर्वतीय शहर एक तृतीय श्रेणी का अमर शहर था, लेकिन यह एक साधारण द्वितीय श्रेणी की सीमा से भी अधिक दरिद्र दिखता था। यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। गाड़ी एक चौड़े लेकिन धूल भरे रास्ते से चलती हुई सोलिटरी माउंटेन सिटी में दाखिल हुई। सोलिटरी माउंटेन सिटी के अंदर पहुंचने पर वहां कुछ अधिक लोग थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
मुंह हुआ शहर के पूर्व की ओर चला गया, जहां उसे दक्षिण पूर्व कोने में एक बड़ी रिफाइनरी की दुकान मिली। रिफाइनरी शॉप पर एक पट्टिका लगी थी जिस पर बड़े अक्षरों में गू फैमिली रिफाइनरी शॉप लिखा था और उसके नीचे एक छोटी पट्टिका लगी थी जिस पर एकांत पर्वत शाखा लिखा था। पट्टिकाएं कुछ पुरानी थीं और धूल से ढकी हुई थीं। मुंह हुआ ने चारों ओर देखा। रिफाइनरी शॉप एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसका एक कोना शहर के भीतर था तथा दूसरा कोना पास के सोलिटरी माउंटेन से जुड़ा हुआ था। रिफाइनरी शॉप के अंदर माहौल बहुत जीवंत था, ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे किसान मौजूद हैं। मुंह हुआ की दिव्य भावना प्रवाहित हुई और शहर के बाहर संरचना के बावजूद उन्होंने पाया कि रिफाइनरी शॉप के अंदर की सांसें ज्यादातर क्यूई शोधन और फाउंडेशन स्थापना का अभ्यास करने वाली थीं। केवल एक सांस असाधारण रूप से जोरदार थी, लगभग ठोस, एक हल्की लौ जैसी सुगंध के साथ अंकल गू की उपस्थिति के समान। ये संभवतः एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, जबकि मुंह हुआ की दिव्य इंद्री अभी भी स्कैन कर रही थी। रिफाइनरी शॉप के अंदर एक लंबा मांसल कांस्य रंग का आदमी जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह आदमी एक क्षण के लिए झिझका, फिर अपने पास बैठे एक शिष्य से गहरी आवाज में बोला, जाकर देखो, एक विशिष्ट अतिथि आए हैं। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, एक विशिष्ट अतिथि? आदमी की भौहें तन गईं, उसकी आंखें भी अनिश्चितता से भरी थीं। गू परिवार की गाड़ी, अंदर कोई? अस्पष्ट अस्पष्ट, केवल इतना जानता था कि वह बहुत युवा था, आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर लेकिन दिव्य भावना में मजबूत, दबाव की एक हल्की भावना को सहन कर रहा था। इससे गोल्डन कोर साधक के हृदय में भी ठंडक महसूस हुई। ये बहुत ही अतार्किक था। इसके अलावा सोलिटरी माउंटेन सिटी एक दूरस्थ स्थान है जहां बाहरी लोग बहुत कम आते हैं। वह यहां अकेला क्या कर रहा था? उस आदमी की निगाहें केंद्रित और सतर्क हो गईं, लेकिन फिर भी उसने कहा, पहले उस व्यक्ति को अंदर बुलाओ, उसकी उपेक्षा मत करो। शिष्य ने महत्व समझते हुए तुरंत झुककर कहा, जी गुरुदेव। फिर आदेश का पालन करने चला गया। रिफाइनरी शॉप का मुख्य द्वार कसकर बंद कर दिया गया था। मुंह हुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे संपर्क करे, तभी अचानक दरवाजा चरमरा कर खुल गया। एक हट्टा कट्टा युवक बाहर आया, उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं, उसका चेहरा कुछ सरल और ईमानदार था। युवक ने ऊपर देखा, चारों ओर देखा, हैरान सा लग रहा था और बुदबुदाया, सम्मानित अतिथि कहाँ है? उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि लाल होंठ और सफेद दांतों वाला एक युवा स्वामी उसके सामने खड़ा था। युवक अचंभित रह गया। मुंह हुआ ने फिर पूछा, क्या मास्टर गू यहाँ है? आप मेरे स्वामी को ढूंढ रहे हैं? युवक ने असमंजस में पूछा। हाँ, मुंह हुआ ने सिर हिलाया। युवक ने मुंह हुआ पर एक बार फिर से नजर डाली। उसने देखा कि यद्यपि उसकी पोशाक साधारण थी, उसका रूप सुंदर था और उसका आचरण असाधारण था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये युवा स्वामी, क्या वह वही विशिष्ट अतिथि हो सकता है जिसका उल्लेख उसके स्वामी ने किया था? युवक को संदेह हुआ, लेकिन अपने स्वामी के शब्दों को याद करते हुए, उपेक्षा न करे चाहे वह हो या न हो, उसने पहले उसे अंदर आमंत्रित किया। युवक ने विनम्रतापूर्वक कहा, युवा मास्टर, कृपया मेरे पीछे अंदर आइए। मुंह हुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद। फिर युवक ने रास्ता दिखाया और मुंह हुआ गू परिवार की रिफाइनरी की दुकान में चला गया। रिफाइनरी शॉप के अंदर काफी किसान मौजूद थे। ये कृषक अधिकतर शिल्पकला शोधक या रिफाइनरी प्रशिक्षु थे। इस क्षेत्र में कई शोधन भट्टियां भी फैली हुई थीं। उस समय कलाकृति शोधक बहुत पसीना बहा रहे थे। वे कुछ पुरानी और घिसी हुई शोधन भट्टियों को तब तक गर्म कर रहे थे जब तक कि वे लाल नहीं हो गईं। फिर उन्होंने बड़े हथौड़ों को घुमाते हुए ध्यान केंद्रित किया, जिससे आध्यात्मिक कलाकृतियों के भ्रूण गढ़े जा रहे थे। आग की लपटें, गड़गड़ाहट और चिल्लाने की आवाजें एक साथ मिल गईं। फोजिंग तकनीकों को देखने से ही पता चला कि ये आर्टिफैक्ट रिफाइनर अत्यधिक अनुभवी और कुशल थे। लेकिन शोधन भट्टियां बहुत पुरानी थीं और संरचनाएं भी बहुत अल्पविकसित थीं। आध्यात्मिक कलाकृतियों को गढ़ने की प्रक्रिया भी कुछ हद तक औपचारिक प्रतीत होती है। इसलिए पर्याप्त आकार और अनेक शोधन भट्टियों तथा उत्कृष्ट शिल्प कौशल के बावजूद अभी भी पिछड़े होने की एक काल्पनिक भावना थी। हालांकि मुंह हुआ को घूरते रहना सही नहीं लगा। आखिरकार वह अभी अभी यहाँ आया था, यहाँ के लोगों से अपरिचित था और लंबे समय तक जांच करने से संदेह पैदा हो सकता था। वह आगे बढ़ते हुए एक बड़े प्रांगण में पहुंचे जिसमें अनेक आध्यात्मिक कलाकृतियां प्रदर्शित थीं। आंगन से गुजरते हुए गलियारा सनकरा हो गया, फिर एक और बड़े दरवाजे के बाद अचानक दृश्य खुल गया।
सामने एक पहाड़ की चोटी थी जिस पर एक बारूदी सुरंग थी। पहाड़ की चोटी पर कई किसान खनन कर रहे थे तथा अयस्कों को परिष्कृत करने के लिए पास में ही कई साधारण शोधन भट्टियां भी थीं। मोहुआ को तब एहसास हुआ कि पूरी रिफाइनरी शॉप एक बंद संरचना नहीं थी, बल्कि पहाड़ के साथ साथ बनाई गई थी, जिसके 3 तरफ दीवारें थीं जो इस विशेष खनन क्षेत्र को घेरे हुए थीं। अंदर एक खदान थी, बाहर एक रिफाइनरी थी, एक ओर खुदाई के लिए, दूसरी ओर कलाकृति शोधन के लिए। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहली बार किसी रिफाइनरी शॉप को इस स्वरूप में देखा था। देखने से ऐसा लगता है कि यह रिफाइनरी शॉप कभी शानदार रही होगी, लेकिन अब ये पतन की ओर अग्रसर है, संभवतः कठिन समय से गुजर रही है। वर्तमान में खदान के बाहर एक पत्थर की मेज थी। पत्थर की मेज के पास बैठा एक बड़ा आदमी सोच में डूबा हुआ था। एक नज़र में ही मोहुआ ने पहचान लिया कि यह राजसी दिखने वाला आदमी एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, और संभवतः वह मास्टर गुक था जिसे वह खोज रहा था।